का पेपर कैसा हुआ? मुझे लगा था इससे ज़्यादा वाहियात पेपर कभी आ नहीं सकता। सही बात है। मैं तो जब मैंने इससे पहले तुमसे कहा था पेपर बहुत सरल है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा इतना ज़्यादा सरल है। मैंने खाली ऊपर से देखा था, मतलब मैंने प्रॉपर तरीके से पहले पूरा पेपर नहीं देखा था आपके एग्ज़ाम से पहले, तो मैंने कहा पेपर सरल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इतना ज़्यादा सिंपल होगा पेपर। समझे? इतना ज़्यादा सिंपल पेपर बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता है, जो तुम्हारी 11वीं की परीक्षा होती है उसमें भी नहीं पूछा जाता इतना सिंपल पेपर। एक भी क्वेश्चन तुम ऐसा बताओ, ठीक है? हाँ, एक वैसे था वो थर्मल वाला कि वो पावर वो होता है, वो काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है जो, ठीक है, प्लांट होता है, ठीक है, वो चीज़ें। और वो चीज़ वो था, वो एक प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस था, कह सकते हो तुम, वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस टाइप से था। और बाकी एक तुम्हारा रिवर बोट वाला प्रॉब्लम था, वो मैं पढ़ाने वाला था उसके अगले दिन, ठीक है? मैंने कहा था आपको बैठ वो प्रॉब्लम है, लेकिन तब तक पड़ गई छुट्टी। आज छुट्टी पड़ गई तो वो पढ़ा नहीं पाया फिर, नहीं तो वो एक क्वेश्चन जो बचा था वो भी कवर हो जाता, ठीक है? और जो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन था वो भी कवर हो जाता, ग्राफ वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने आपको ग्राफ नहीं पढ़ाई, मैंने आपको 2D नहीं पढ़ाई, और ग्राफ और 2D से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, खाली ऐसे ही देखो लगाओ देखो लगाओ। मतलब ये है कि जो तुम्हारा नीट का पेपर आया था, तो फिजिक्स का जो पेपर आया था वो सिर्फ 20 मिनट का पेपर तुम लोगों को आराम से 20 मिनट में, और बहुत टाइम ले लेते तो आधे घंटे में पूरा पेपर सॉल्व हो गया, ठीक है? और बाकी पेपर का क्या लेवल रहता है वो तुम उस बात से देखो। मैंने तुम्हें कल एक पेपर सेंड किया था, वो है नीट का लेवल, समझे? वो नीट का लेवल है जिसके 70% क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने के बाद समझ में ही नहीं आएंगे ये कह क्या रहा है। सही बात है। ये है नीट का लेवल, समझे? और दूसरी चीज़, हाँ आदत, दूसरी चीज़ एक है, एक वहम जिंदगी में कभी मत पालो। हाँ, एक जिंदगी में वहम कभी मत पालो कि सरल सरल पढ़ के, कि सरल सरल पढ़ लिया, हाँ पढ़ के तो समझ में आ रहा है, ठीक है, हार्ड की तरफ गए ही नहीं, और जब पेपर आया तो सर ही घूम गया, तो एक क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व नहीं हुआ। दूसरी चीज़, हाँ आते रहा करो तुम, ठीक है, मैं कभी मत करो, आते रहा करो बस अपने आप। दूसरी चीज़ एक और है कि एक जो टाइम तुम बनाओ, हमेशा ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा मत दो। फिजिक्स है 1.5 मिनट, बहुत बहुत अधिकतम 1.5 मिनट, और बायोलॉजी है तो 40 सेकेंड, बायोलॉजी है तो 40 सेकेंड के अंदर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में कहा गया कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206 ही होंगी, 207 नहीं हो सकती, ठीक है? और बालक के शरीर में कितनी, मुझे नहीं पता है, क्लियर कर, मुझे नहीं पता है कितनी होती है, भाई मुझे इतना पता है, हाँ ज़्यादा होती है, 300 होती है, चेक करके बताना कितनी होती है, 400 ज़्यादा होती है फिलहाल, ठीक है? चलो अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। तो ये मैं पढ़ा चुका था।
ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कल पेपर दिया था, वो पेपर लगा के देखना, उसका मैं आज तुमको आंसर दे दूंगा। अगर मान लो उसका मैं आंसर देने में भूल जाऊं तो कोई एक बंदा, लेकिन ध्यान रखना 9 बजे के बाद, उससे पहले नहीं, 9 बजे के बाद मैसेज कर देना कि सर आपने आंसर नहीं दिया, तो मैं आपको उसके आंसर भी सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करवा दूँ। दूसरी चीज़ ये, जैसे इस समय ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तुम जानते, ऑनलाइन क्लास में ना मैंने पेन टैब मंगाया, मैं उस पर लिखता कुछ हूँ, लिख कुछ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा दुनियादारी चल कहाँ रही है ना। तो उस पर भी परफेक्ट हम लोग हो नहीं पाए हैं। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी में सबने समझा दिया, लेकिन उसमें भी समझाना पड़ता है, ठीक है। ये कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं है कि आपको बता दिया कि हाँ पानीपत का युद्ध इस सन में हुआ था तो उसी सन में हुआ था, क्यों हुआ था हमें क्या पता क्यों हुआ था, दोनों मर्द लड़ रहे थे आपस में इसलिए हुआ था, तो बस इतनी नॉलेज रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, बाकायदा पूरा समझाना पड़ता है, और समझाने के लिए टीचर की शक्ल देखना बहुत अनिवार्य होता है। अगर टीचर की शक्ल नहीं दिखेगी तो आप समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अभी जब मैं पेन टैब पे थोड़ा मेरा हाथ सही हो जाएगा, फिर उस पर सही हो, मैं फिर वीडियो बना बना के डाला करूँगा फटाफट से, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, आज तुम्हारी क्लास लेने की बात कर रहे थे हम लोग, तो मैं यहाँ से जाने के बाद में 6 बजे करीब डाल दूँगा आपका टाइमिंग, किस टाइम में आऊँगा, आज किस टाइम बताऊँगा। आप लोगों को पता है क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हो सकें उतने लोग आना। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ तैयार करना, जो हम लोग ओरली बस की बात है, APP, जो हमारे ओरली बस की बात है। क्या देखो, MLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी, 2 चैप्टर हैं और दोनों में करा चुका हूँ। दोनों के सिर्फ तुम फार्मूला याद करना, ठीक है। अपन तुमसे फार्मूला पूछेगा, आपको फटाफट उसका आंसर बताना है कि इसका आंसर सही है, इसका आंसर ये है, ठीक है। मुझे सबसे अच्छा भी लगा फार्मूला, आराम से तुम्हें धीरे धीरे सारे के सारे तैयार होते जाएंगे, ठीक है सर। इससे पहले हम लोग क्लासेस में पढ़ रहे थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम लोगों ने पढ़ा था ये कि अगर कोई भी मेरे पास में कार है, अगर कोई कार एक प्लेन रोड पर मूव करे, प्लेन रोड समझते हो ना, जो हमारी गलियों के रोड होती है, क्या होती है, प्लेन रोड। अगर कोई कार किसी प्लेन रोड पर मूव करेगी तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला कितना होगा, √μrg। ये मैं लिखवाया था, क्या होता है, √μrg। वेलोसिटी या तो इससे कम होगी या इसके बराबर हो। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो गाड़ी तुम्हारी पलट जाएगी, ठीक है। अब तुम एक बात समझो सर, इसका डेरिवेशन कराओ। इससे पहले हालांकि मैंने डेरिवेशन करके बताया था इसमें, लेकिन डेरिवेशन से तुम्हें क्या मतलब। नीट क्वेश्चन पूछेगा तो वो तुमसे ये थोड़ी ना कहेगा तुम इसे ड्राइव करो, वो तो सिंपल फार्मूला तुमसे पूछेगा, या तुम्हें म्यू की वैल्यू दे देगा, आर की वैल्यू दे देगा, और जी की वैल्यू दुनिया को पता होती है, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, चाहे 10 ले लो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस फिर तुमसे वेलोसिटी पूछेगा खाली, ठीक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सी कार नहीं, रोड कैसा, तुम्हें क्या मतलब, उससे तुम्हें मतलब नहीं। तो जितना तुम्हें जरूरत पड़ेगी नीट में सिर्फ उतना तैयार करो बस। ये मैंने फार्मूला पढ़ाया था तुम लोगों को। उसके बाद एक ये आया था, अगर कोई एक रोड हो, मैंने इस रोड के लिए तुम्हें कौन सी रोड बताई थी, मैंने कहा था JME चौराहा है, तो जब हम बरेली जाते हैं तो वहां पर जो रोड है वो रोड क्या है ना, हल्की सी कर्व टाइप की है। ऐसे जाओगे तो एक सिरा उसका ऊपर है, एक सिरा उसका नीचे है। वहां पर अब मैंने उसके बाद में कहा था कि जो भी बैंकिंग रोड होगी, बैंकिंग का मतलब हो गया इस टाइप से, ठीक है, थोड़ी तिरछी रोड होगी, ठीक है, बैंकिंग रोड होगी। दूसरी चीज, अगर फ्रैक्शन नहीं दिया हो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन नहीं दिया होगा, तब तुम्हारी वेलोसिटी का जो फार्मूला था, बोलो, √rg कब, जब बैंकिंग रोड कार हो और फ्रैक्शन ना दिया, बैंकिंग रोड कार हो और फ्रैक्शन ना दिया हो,
तो तुम्हारी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो तुम्हारी वेलोसिटी का फार्मूला होता था b = √μ(rg tan थीटा), ठीक है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने ये कहा था, मैंने कहा अब भी तुम्हारा बैंकिंग रोड है, अब भी तुम्हारा बैंकिंग रोड है। अब जरा सोचना सर, इस क्वेश्चन में भी बैंकिंग रोड है, इसमें भी बैंकिंग रोड है। बैंकिंग रोड का मतलब समझिए ना, तिरछा है, ठीक है, और कार मुड़ रही है। इसमें भी बैंकिंग रोड है और कार मुड़ रही है। अंतर बस इतना है कि अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन नहीं दिया होगा तब तो तुम ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया होगा, क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया होगा तो तुम अलग फार्मूला लगाओगे। अब देखो मैं कह रहा हूं तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे नीट ने तुमसे इसी चीज को ये पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, ये जस्ट वही क्वेश्चन है, ये जस्ट वही क्वेश्चन है कि ऐसे सर कोई एक बैंकिंग रोड है, उस बैंकिंग रोड का एंगल है थीटा, यहाँ फ्रैक्शन दिया था और उसने कहा इस पे कार मुड़ रही है। अगर कोई कार टर्न करेगी उस समय उसकी वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? तो वेलोसिटी का मैंने फार्मूला लिखवाया था √rg, ठीक है। इससे लास्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें लिखवाया था सर, वेलोसिटी का फार्मूला मैंने लिखवाया था √rg ब्रैकेट में म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। ये फार्मूला मैंने लिखवाया था, ये फार्मूला लिखवाया था, ठीक है, ये फार्मूला लिखवाया उसकी। और अगर मैं इसमें cos थीटा मैंने ले लिया था कॉमन, जो बच्चे इससे पहले क्लास में आए तो उन्हें पता होगा, cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया था, तो उसके बाद में मेरा फाइनल रिजल्टेंट ये आया था। अब तुम देखो, नीट ने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, नीट 2016 ने क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि मेरे पास कोई बैंकिंग रोड है और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना दे रखा है? μs। तुमसे पूछा था मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन द रोड, मैक्सिमम वेलोसिटी रोड पर कितनी होगी? तो अब देखो, अगर तुमको डेरिवेशन करना होगा तो क्या पूरे आधे घंटा बैठ के डेरिवेशन करते रहोगे? सीधा सिंपल तरीका है, जब तक तुम्हें फार्मूला पता नहीं होगा तब तक तुम क्वेश्चन को पुट कर ही नहीं सकते। अब जिस बच्चे को इसमें ये फार्मूला पता था उसने तो टिक कर दिया, और जिसको फार्मूला नहीं पता था वो छोड़ के आ गया। सीधी सी बात है, अगर नहीं पता है फार्मूला तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए तो इसका आंसर तुम्हारा ये हो जाता है। दूसरी चीज इसमें एक चीज देखना, इस वाले के ऐसे के लिए देखो सर, हमारा ये था, देखो बच्चों, अभी जो इसके लिए वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो कितना था? √rg, फिर अरे tan थीटा नहीं, cos थीटा वाला जो मैंने बताया, म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन, ठीक है। ये फार्मूला तुम्हारा है। अगर मैंने इसमें cos थीटा जब कॉमन ले लिया था, एक ध्यान करो, cos थीटा जब मैंने कॉमन ले लिया था तो मेरी जो वेलोसिटी का फार्मूला आया था rg म्यू प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस म्यू tan, ये आया, ठीक है। अब इसमें भी एक झोल है, क्या? इसमें एक झोल ये है कि अगर तुमसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी, मैक्सिमम, तो ये फार्मूला है तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी कि ऐसी इंक्लाइंड रोड पर भी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, तो ये फार्मूला है मैक्सिमम का। अगर तुमसे फार्मूला में पूछे मिनिमम, क्या पूछे? मिनिमम, तो देखो मिनिमम के लिए फार्मूला तुमको यही याद करना है, फार्मूला यही याद करना है, मिनिमम rg म्यू cos थीटा, यहां प्लस है तो यहां कर दो माइनस, और जहां पर नीचे माइनस है और नीचे माइनस है तो क्या कर दो? प्लस। ये फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा मिनिमम का। सोचना,
अगर क्वेश्चन में मिनिमम वेलोसिटी के लिए आए तो ये लगाओगे, अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछेगा तो ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा मैक्सिमम के लिए और ये लगेगा मिनिमम के लिए। अब जरा सोचो सर, क्वेश्चन अगर पूछा गया बताओ बी मिनिमम क्या हो, वेलोसिटी मिनिमम क्या हो, लेकिन तुम्हें दिया किस में है, वो 10 में, तो 10 के लिए क्या करोगे, तो बस करना कुछ नहीं है, यहीं पर जो बी मिनिमम है बराबर अंडर रूट आर जी, ऊपर क्या लिखा है म्यू प्लस लिखा है ना, तो प्लस की जगह क्या कर दो माइनस, और जहां माइनस है वहां कर दो ये मिनिमम करो, ठीक है। तो ये मिनिमम वेलोसिटी के लिए है और ये भी मिनिमम के लिए है, ये दोनों किसके लिए हैं, मैक्सिमम के लिए। अंतर मिनिमम मैक्सिमम इतना है, जहां पर प्लस था वहां माइनस कर दिया, जहां माइनस था वहां पर प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये तुमको रिमेंबर करने पड़ेंगे, यानी कि याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा उतार लेना, पेपर में करीब 40-45 बच्चे प्रेजेंट रहे थे ना, 40-50 बच्चे प्रेजेंट रहे थे। इसके बाद में देखो अब कब टेस्ट हो, लेकिन अब जब भी टेस्ट होगा तो कोशिश करूंगा पेपर मैं बनाऊं। हो गया, सरल है बेटा, बढ़ो जल्दी, हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं एक दिन छुट्टी से, क्योंकि तो जिस दिन छुट्टी थी उस दिन पढ़ाना था हमको, फिजिक्स की एक दिन की छुट्टी, 2 दिन ही होगी, एक दिन उस दिन पढ़ाना था, अब उसका कवर तो करना ही है ना, कहीं से करूँ, बता लिया, ठीक है। अब देखो बाइंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, तुमने कभी एक चीज, जब तुम लोग रेसिंग देखते हो, कार की रेसिंग होती है, मोटरसाइकिल की रेसिंग होती है, ठीक है, रेसिंग गेम में आप देखते हो कि मोटरसाइकिल की रेसिंग होती है, या साइकिल की रेसिंग होती है, या तुम कभी भी साइकिल चलाओ, साइकिल चलाने के बाद में जब तुम साइकिल को मोड़ोगे तो साइकिल हल्की सी झुक जाती है, अगर साइकिल झुकेगी नहीं ना तो पापा के परा बन जाओगे, सीधे जाके ठुक जाओगे। तुम कभी कोशिश करना, साइकिल को तुम झुकने मत देना, कभी सीधे रखना और मुड़ाना, गिर जाओगे गाड़ी, ठीक है। वो तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, तुम्हें पता नहीं चलता है कि साइकिल मेरी झुक गई। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी साइकिल की उतनी ज़्यादा झुकेगी। आप लोग देखो जो रेसिंग बाइक्स होती हैं जहाँ पर रेस लगती है, तो तुमने जब मोड़ आता है ना तो वो कतई उनका घुटना होता है ना, वो छिलकने वाला होता है जमीन से, इतने नीचे इतना ज़्यादा झुका देगा, ठीक है। तो हाँ, तो बस तुम खाली इतना ध्यान रखो कि एक बंदा है साइकिलिस्ट है, तो उसका देखो जहाँ इसका मान लो सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ मास ये है, तो नीचे की ओर कितना लगेगा mg, नीचे की ओर mg। और नॉर्मल कहाँ लगता है जरा सोचो, नॉर्मल हमेशा लगता है जो प्लेन होता है, प्लेन का परपेंडिकुलर, प्लेन का। अब तुम देखो जरा सोचना, जैसे मान लो ये साइकिल का पहिया है, ठीक है, ये साइकिल का पहिया, इतना बड़ा साइकिल का पहिया है, ठीक है, बड़ा वाला है। अब जब ये साइकिल का पहिया, जब ये साइकिल हल्की सी झुकेगी, हल्की सी साइकिल झुकेगी, जैसे मैं ही हूँ, तुम चलो इससे नहीं समझ पा रहे हम लोग, जैसे मैं हूँ, मैं भी ऐसे खड़ा हूँ, तो नीचे mg और ऊपर नॉर्मल। अब मैं ऐसे झुकूंगा, तो अगर मैं ऐसे झुकूंगा तो अब जो मेरा जो पैर है वो ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा, हल्का सा इस टाइप से। अब जो नॉर्मल है ना, अब जो नॉर्मल वो इस सरफेस का परपेंडिकुलर ऐसे होगा। अभी देखो मैं खड़ा हुआ हूं तो mg कहाँ लग रहा है, नीचे, नॉर्मल ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद में मैं झुक जाऊं,
जैसे ये मैं पकड़ के अब देखो ऐसे झुक गया, मैं इस टाइप से झुक गया, तो अब मेरे जो पैर हैं, मेरे पैर हैं वो इस टाइप से हैं, ऐसी तो फोर्स लगाना है पीछे की ओर। तो जो अब सरफेस हो जाएगी, पहले सरफेस जो ऐसी थी, अब वो मेरे पैरों के लिए सरफेस कुछ ऐसे एंगल पर आ जाएगी, और सरफेस अगर एंगल पे आ गई और सरफेस का परपेंडिकुलर ही हमेशा क्या कहलाता है, नॉर्मल। ऐसे ही अगर तुम्हारी साइकिल झुकेगी, अगर साइकिल पूरी सीधी खड़ी है तब तो नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर। लेकिन साइकिल अगर झुक गई तो नॉर्मल इस कंडीशन में पहुंच जाता है, ठीक है। पहिया देखो, पहिया ऐसे झुका हुआ है, नॉर्मल इस कंडीशन में पहुंच जाता है। अब तुम लोग देखो सर, नीचे क्या लग रहा है, एंगल, ये एंगल मैंने क्या माना, थीटा। तो एंगल, अगर नॉर्मल को एंगल की साइड लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। नीचे क्या लग रहा है, एन जी। बेटा मैंने कहा अगर दुनिया में कोई भी चीज घूमेगी तो 100% उस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। और इस नॉर्मल को जरा सोचना, ये एंगल ही तो थीटा था बेटा, देखो, अरे ये सीधी लाइन और ये भी सीधी लाइन, ये एंगल थीटा था तो इधर ले गया था तो एन कॉस थीटा हो गया। लेकिन अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है अगर थीटा के विपरीत दिशा में ले जाता हूं तो वो साइन थीटा होगा। तो एन साइन थीटा मुझे दे रखा है, एन साइन थीटा किसके बराबर है, एन बी स्क्वायर अपॉन आर, और एन कॉस थीटा मेरा बराबर है, देखो एन कॉस थीटा ऊपर और नीचे क्या लग रहा है, एन जी। इधर क्या लग रहा है, एन साइन थीटा, इधर क्या लग रहा है, एन बी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मैं इसको डिवाइड करूं एन से एन, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा, एम से एम, यहाँ बचा बी स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो मेरा कितना एंगल झुकेगा, टेन थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन, सही है, बी स्क्वायर अपॉन आर। इसमें वो मत जाना, वो मत बन जाना। वो कौन सा था, कौन सा हीरो था, वो कहता है झुकोगा नहीं, कौन सा था, उसका राज, उसका राज, अल्लू अर्जुन। हाँ, तो उससे कहना बेटा अगर साइकिल चलाओ और मुड़ाओ या बाइक चलाओ और मुड़ाओ और मत झुकना। तो बेटा टेन थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। अगर मैं बी स्क्वायर लूं तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा, या वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट, ये मेरा इससे पहले भी कहीं आया था भाई। जब फ्रिक्शन ना हो और बेंड सरफेस हो, कैसी सरफेस हो, बेंड, और कार मेरी मुड़ रही हो, तो वेलोसिटी का फार्मूला आया था बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के बाद। बच्चों मेहनत कर लो, मैं सही बताऊं तुम में से आधे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा के चला जाऊं तो वो फिजिक्स समझ को उतार लेंगे। मैं ठीक से रहता हूं, तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, समझते नहीं हो, आप लोग सही में मेहनत नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारी खींचता हूँ और कुछ हो गया, ठीक है। अगले बात बंद कर दूं, हाँ? कल मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, देखूंगा तुम लोग कितने बता रहे हो। अरे बता के बता रहा हूँ तुमको, और बताओ। अचानक नहीं, मैं तुम्हें बता के बता रहा हूँ कि कल मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और मैं तुमसे पूछूंगा बताओ ज्योग्राफी थी क्या, तुम बोलोगे फिजिक्स है, सही में तुम बोलोगे फिजिक्स है। अरे ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा मैं, और ग्रेविटेशन ही में ज्योग्राफी भी आती है। चलो अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। देखो एक है तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम, ये क्या है, कोनिकल। अब तुम समझो, देखो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है और सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। ये मेरे पास में एक मास मान लिया, इसको मैंने यहाँ से कुछ एंगल पर ले गया और छोड़ दिया,
ये कौन सा पेंडुलम? सिंपल है। सिंपल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? सिंपल है। अब तुम तीनों महारथी बताओ, ये सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया है क्या? ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ाया? नहीं। फार्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ठीक है। कोनिकल पेंडुलम क्या है? मैं ऐसे किसी चीज को बांध लिया, पकड़ लिया हूं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, देखो दिख रहा है घूमते हुए, ये कौन सा कहलाएगा? कोनिकल पेंडुलम। क्या कहलाएगा? और एक टाइम पीरियड, मतलब जहां से शुरू हुआ और वहीं पर खत्म हो गया, उस समय को क्या बोलेंगे? एक टाइम पीरियड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कैसे घूम रहा है? ठीक है। अच्छा बताओ, इस घूमने में इसमें ऐसा लग गया, देखो एक बार जरा समझो सर जी, इस घूमने में, अच्छा कौन सा? सिंपल पेंडुलम। अब बताओ कोनिकल पेंडुलम कौन सा? कोनिकल पेंडुलम, सही है। अब बताओ, ये पढ़ा चुका हूँ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब जरा समझिए सर, अगर मैं कोनिकल पेंडुलम की बात करूँ, जरा समझना, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, उतारना तुमको नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास में कोई एक यहाँ बॉल है, बॉल होता है ठोस होता है, ठीक है। एक बॉल है जिसका मास मैंने क्या मान लिया? तुम्हें पता है दुनिया इधर उधर हो जाए, आपको बस एक चीज दिमाग में रखनी है कि mg हमेशा नीचे लगेगा, ठीक है। इसका मास है तो नीचे क्या लगेगा? इस पर नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नॉर्मल कब लगता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में हो। एक बॉडी दूसरी बॉडी क्या हो? मैं धरती के कांटेक्ट में हूँ, इसलिए मुझ पर नॉर्मल लगेगा, ठीक है। इस पेन को मैं ऊपर फेंकूं और जब तक ये ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, क्या इस पर नॉर्मल लगेगा? क्योंकि ये किसी के कांटेक्ट में ही नहीं है, ये किसी के कांटेक्ट में। तो बेटा अब सर जी तुमको अगर रस्सी के कांटेक्ट में है तो रस्सी में तनाव लगता है, रस्सी में क्या लगता है? तनाव। ये नॉर्मल नहीं लगता, तनाव लगता है, ठीक है। अब देखो सर जी, अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं, सोचो इस एंगल को थीटा, इसी के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच ली, ये बन गया जेड, ये बन गया, देखो जेड दिख रहा है ना तुम्हें, ठीक है, भले उल्टा दिख रहा है। तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो गया? रस्सी में मैंने तनाव मान लिया टी। टी को अगर मैं इधर ले जाऊंगा बेटा, ये थीटा की तरफ गया तो ये हो गया टी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इधर, देखो इधर तो थीटा है नहीं, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन थीटा। मुझे बताओ, ये जो मास है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे तो घूम रहा है तो कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और जब तुम बोले सर्कुलर मोशन, तुरंत तुम्हारी आंखें चमक गई, तुम्हें क्या दिख गया? बाहर की ओर mv² अपॉन, सही है, बाहर की ओर mv² अपॉन। मैंने तुमसे कहा इस रस्सी की लंबाई तुमने L मान ली, मान लो रस्सी की लंबाई L है, ठीक है, रस्सी की लंबाई L, और यहाँ से जो इसकी मीन पोजीशन थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान ली मैंने? अब देखो बेटा, सबसे पहले इधर लग रहा है सर t sin थीटा, और बाहर लग रहा है mv² अपॉन, ऊपर लग रहा है सर और नीचे लग रहा है, कुछ देखा? अरे दोनों को बटे कर दो, दोनों को क्या कर दो? बटे। टी से एन से क्या आया? tan थीटा बराबर, इससे पहले भी ये कहीं आ चुका है, कहाँ आया है? बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। दूसरा फ्रिक्शन लेस बेंड रोड पर अगर कोई कार मोशन करेगी तब, फ्रिक्शन लेस नहीं, फ्रिक्शन ना दिया हो पोर्शन, फ्रिक्शन पोर्शन में ना दिया हो, ठीक है, फ्रिक्शन लेस तो रोड होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से b² की वैल्यू निकालूंगी तो b² की वैल्यू क्या आ गई? rg tan थीटा, सही है। अभी ये यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब तुम जरा देखो, जरा सोचो,
सर ये एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा? अब तुम जरा सोचना। सर ये चीज़ थी, ये ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। अब ये यहाँ रुका हुआ है, रुका हुआ है। रुका हुआ का मतलब क्या है कि ये चीज़ अभी ये मास यहाँ है, ऐसे देखो ये रुका हुआ है रुका हुआ। ठीक है, अब ये करने लगे कोनिकल मोशन करने लगे, सर्कुलर मोशन एक प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे करने लगा, ऐसे घूम रहे हैं। तो बेटा मान लो तुमने ऐसे घूम रहा है, तुमने फोटो खींची और तुमने फोटो खींची तुझे यहाँ था, यही तो था, वही मैंने ऐसे दिखा दिया। अब मैंने कहा ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या मानी है? R। यहाँ से लेके इसकी पूरी लंबाई मैंने क्या मानी है? L मानी है। ठीक है, ये मुझे बताओ, ये जो नीचे बॉब है वो इतनी ही तो दूरी तय कर रहा है, यही तो दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी चल रहा है? इतनी तो दूरी चल रहा है। और ये चलते समय उसका वेग कितना है? यही वेग है। तुम बताओ, ये दूरी अगर इसकी त्रिज्या r है तो ये दूरी कितनी होगी? त्रिज्या r है तो ये दूरी क्या होगी? ये बन गई परिधि। क्या बन गई? परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, परिधि बन गई। खुद जरा सोचो, अगर ये बेटा ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये एक प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है। और तुम सबको पता है कि कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उसकी ये जो दूरी होती है ये होती है परिधि। ठीक है, और इसकी त्रिज्या r हो तो परिधि कितनी होती है? परिधि 2πr होती है। परिधि क्या होती है? 2πr। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ ये ऐसे घूमा सर, ये सर ऐसे घूम के आया, ऐसे तो घूम के आया, तो इसने ये दूरी चली, कितनी दूरी चली? 2πr। और वेलोसिटी कितनी थी? rg tan थीटा, √rg। मुझे बताओ समय कितना लगेगा? तो एक चक्कर में दूरी कितनी है? एक चक्कर में दूरी, और तुम्हें पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4, दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और वेलोसिटी बेटा क्या है? √rg tan, √rg, यही तो है, √rg tan। सर यहाँ पर √r है और यहाँ पर क्या है? r। √r से जब ये r जाएगा तो यहाँ बचेगा 2π √r अपॉन g tan, √r अपॉन g tan। एक बार बता दो ऐसा हुआ क्यों? देखो ऐसा है, कहीं पर भी r लिखा है तो r को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √r गुणा √r। सही है? अरे बेटा √2 गुणा √2 किसके बराबर होता है? 2 के। सही है, ये 5th क्लास का मेथड क्या होता है? ऐसे होता है, होता नहीं होता है? तो ऐसे ही मैंने इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे r को √r गुणा √r। एक √r से एक √r गया तो एक बचा, तो मैंने उसको भी √रूट में लिख लिया और नीचे को। तो मेरा जो टाइम पीरियड का फार्मूला आया कोनिकल पेंडुलम में वो आया t = 2π √r अपॉन g tan थीटा। अभी रुको, अब देखो सर, अब जरा सोचना, ये तो सही है। अगर मैं इस वाले त्रिभुज में लूं, ये तुम्हें त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में अगर ये थीटा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। अरे लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाला कर्ण, हाइपोथेनियस। क्या होता है? हाइपोथेनियस या फिर कर्ण। ऐसा फार्मूला लगाओ लाल बटे कक्का से या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से कि जिसमें तुम्हारा लंब और कर्ण हो, लंब और कर्ण। अरे ये लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण किसमें होता है बच्चों? साइन थीटा। थीटा के सामने लंब कितना है? r, और कर्ण की दूरी कितनी है? तो मैं r बराबर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? L साइन। उठा के ये वैल्यू में यहाँ रख दी। अगर मैं यहाँ लिखूंगा t = 2π √r की जगह रखा मैंने L। नीचे देखो, नीचे क्या है? g, और यहाँ क्या है? तो बेटा tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा बटे cos थीटा।
साइन थीटा से, तो t इजिकल टू 2/√। बेटा ये cos थीटा जाएगा ऊपर, तो L cos थीटा अपॉन, सही है। अब देखो, अगर कोनिकल पेंडुलम हो और तुमसे कोनिकल पेंडुलम की वेलोसिटी पूछे तो ये फार्मूला लगाओ, सही है। कोनिकल पेंडुलम का अगर आवर्तकाल टाइम पीरियड पूछे, आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, और तुम्हें क्वेश्चन में अगर आर दे रखा हो, ठीक है, रेडियस दे रखी हो, तो ये लगाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुम्हें रेडियस ना देके स्ट्रिंग की लंबाई दे रखी हो, स्ट्रिंग की लंबाई, तो इस पर फार्मूला कौन सा लगाओगे? t इक्वल टू 2π√L cos थीटा अपॉन g, सही है। तो ये 3 फार्मूला। ये फार्मूला कब लगेगा? जब वेलोसिटी पता करनी हो। ये फार्मूला कब लगेगा? जब आवर्तकाल पूछे और क्या दिया हो? त्रिज्या, रेडियस दी। ये फार्मूला कब लगेगा? जब आवर्तकाल पूछे और डोरी की लंबाई दी, डोरी की लंबाई दी, तब ये फार्मूला लगेगा। तो काल कर लेना। इससे में बच के रहना, ठीक है। मौसम चेंज हो रहा है, कहीं सब बीमार पड़ जाए। मौसम से ऐसा ही होता है। पहले हम कहते थे हम बीमारी नहीं होते, एक बार डेंगू हुआ, साक्षात महादेव के दर्शन हो गए। कर लिया। बता लिया, ठीक है। रखता हूँ इसमें। देखो सर, अभी मेला चला था बरखेला का, और उसमें ये मौत का कुआं लगा था मौत का कुआं, ठीक है। तो मौत का कुआं लगा था, हाँ, डेथ बॉल, यहाँ पर बॉल मतलब दीवार है, ठीक है। कुआं अच्छा, बैल है ये, बॉल बैल, डेथ बैल मतलब मौत का कुआं। चलो ठीक ही लिखा, रोट और, ठीक है। चलो ठीक है। एक बात समझो सर, वैसे तो जो मौत का कुआं होता है ना, उसकी जो दीवारें होती है वो हल्की ऐसी होती है, पूरी सिंपल सीधी खड़ी नहीं होती, हल्की ऐसी होती है, ठीक है। मैंने कहा मान लो दीवार कतई सीधी, लेकिन फिजिक्स में ऐसे तुम्हें करना। यहाँ पर कोई एक कार है जिस कार का मास है m, कार नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा mg, क्या लगेगा, और कार घूम रही है, रुकी नहीं है, रुकी है तो कहाँ जाएगी, तो कार घूम रही है। अगर कार घूम रही है तो इस पर बेटा एक बल लगेगा
एम बी स्क्वायर अपॉन आर क्या होगी? आर होगी मौत के कुआं की त्रिज्या। मौत के कुआं की क्या होगी? मुझे बताओ एक बात, नॉर्मल किधर लगेगा? मैं तो ये दिक्कत नहीं, नॉर्मल किधर लगेगा? ऐसे बताओ ना, जैसे ये ऐसे है, अब किधर लगेगा? नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल लगता कहाँ है? नीचे वाला नॉर्मल कहाँ लगता है? कोई भी बॉडी अगर किसी से अटैच्ड हो तो जिस सरफेस से अटैच्ड होगी उसके परपेंडिकुलर, उसके। अब सोचो सर ये मास किससे अटैच्ड है? इस कुआं से अटैच्ड है, इस कुआं से अटैच्ड है, तो इस कुएं की दीवार का परपेंडिकुलर यही क्या होगा? नॉर्मल। सही है? ये क्या होगा? नॉर्मल। समझ में आ रहा है? जैसे मैं हूं, मैं ऐसे दीवार लगते हाथ रख दिया, तो अब ये मेरे हाथ में एक फोर्स लगाया अंदर की ओर, तो नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा? ऐसे। समझ में आ रहा है? ऐसे लगेगा। अब सर तो पीछे की ओर क्या लगेगा? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अब तुम देखो, अगर ये नहीं गिर रही है, अगर ये कार या गाड़ी गिर नहीं रही है, तो ना गिरने की एक ही कंडीशन है, क्या? कि नॉर्मल किसके बराबर हो? एम बी स्क्वायर अपॉन आर के। और ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगे वो या तो ज्यादा लगे या बराबर लगे किसके? एम जी। किसके? एम जी। तुम सबको पता है कि सर फ्रिक्शन फोर्स का जो फार्मूला होता है वो म्यू एन होता है। क्या होता है? तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स की जगह म्यू एन रखा, सर एन की जगह मैंने क्या रख सकता हूँ? एन किसके बराबर है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो एम से एन में आर की अगर मैं इधर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? इधर आर जी, और म्यू कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आर जी अपॉन ठीक है। चाहो तो तुम अंडर रूट इधर पटक दो, मर्जी है, डालना चाहो उस पर तो डालो। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी हमेशा मौत के कुएं में, कार हो चाहे बाइक हो, इससे ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अगर कम हुई तो कहाँ आ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, किससे ज्यादा या कम बराबर होनी चाहिए? अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू से या तो ज्यादा हो या फिर बराबर। कम नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कम होगा तो कहाँ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हें याद करना है मौत के कुएं के लिए। तभी तो जब वो मोटरसाइकिल घुमाते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, कभी स्पीड कम नहीं करते वो। ठीक है, कभी स्पीड वो कम नहीं करते। कम हो जाएगी तो गिर जाएंगे नीचे। तुम इसे मॉर्टिन क्या नाम है फेसबुक पर? मॉर्टिन है क्या है? अच्छा है, मॉर्टिन नाम है। बता लिया? ट्रम्प कौन है? ट्रम्प एक ट्रम्प अभी तो एक्स प्रेसिडेंट है। बता लिया? ठीक, बता लिया? मार्टिन नाम से कौन चलाता है? फेसबुक, वो व्हाट्सएप भी चलता है। हो गया? ठीक है, किन से चलता?
अरे उनका मार टेंशन नहीं है। कौन है? उनका नहीं है, उनका उनके नाम से है। देखो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब ये क्वेश्चन देखो, सोचो सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने कहा है एक कार मूव कर रही है, मुझे तुम खाली क्वेश्चन को देख के मुझे बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कार है मूव कर रही है सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक जिसकी रेडियस कितनी है? कांस्टेंट स्पीड से। ए प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय ए लाइट राइड रॉड ऑफ लेंथ इतना एंगल मेड द रॉड विद द ट्रैक एच। ठीक है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ये वो नहीं तो मैं समझ रहा था। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार चल रही है, एक अगर कार चल रही है, ठीक है, एक कार चल रही है किसी सर्कुलर ट्रैक पर, किसी सर्कुलर ट्रैक पर, और वो घूम रही है। अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पर, अभी क्वेश्चन कराया नहीं है, अगर किसी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है तो घूमने, किसी सर्कुलर ट्रैक पर अगर ये घूम रही है और उसने कहा ऊपर मैंने एक बॉल लटका दिया, ठीक है, एक बॉल, ये जब पुलिस में पढ़ाऊंगा इसके बाद में चैप्टर उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे हम ये वाला। तो अगर एक बॉब है, अगर ये घूमेगी तो ये बॉब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना लेता है? तो इस एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर A/G। ठीक है, ये अभी पढ़ाएंगे, अभी आया नहीं है, ठीक, क्वेश्चन आ गया, ध्यान नहीं करना ज़्यादा AFMC में। ठीक, चलो ये था, ये तुम्हारा था जो मैंने पढ़ाया था तुम्हें सर्कुलर मोशन का। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बाद में ठीक है, देखो ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा पा रहा हूँ, टाइम नहीं है लेक्चर्स का, लेक्चर का एक सफिशिएंट टाइम नहीं है, उस टाइम में अगर क्वेश्चन कराने बैठोगे तो क्वेश्चन ही उठेंगे। अब जो आज तक का टारगेट था वो ये चैप्टर कंप्लीट करना था, कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं। सर्कुलर मोशन 2 दिन में खत्म होता ही नहीं। चलो, सेंटर ऑफ मास, ठीक, लेकिन उसकी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। तुम लोगों को क्वेश्चन ना मैं यूट्यूब पे डाल दिया करूँगा, आप लोग वहाँ से देख लिया करना सारे के सारे, ठीक है, और जो डाउट हुआ करें वो आप मुझसे पूछ लिया करें। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करें। ये चैप्टर है मेरा सेंटर ऑफ मास पूरा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है वह पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट पर किसी बॉडी का टोटल मास एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कहें कि हर एक बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास है, ये बोतल देख रहे हो अभी ये खाली है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो बीच में होगा। अब मैं इसमें इतना पानी भर दूं, ठीक है, तो नीचे ज़्यादा वजन ऊपर वजन कम,
तो सेंटर ऑफ मास अब बीच से खसक के कहाँ आ जाएगा? ठीक है, नीचे आ जाएगा। हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी, हम लोगों की बॉडी है, हम लोगों का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? नाभि। क्या होती है? नाभि। ठीक है, जो तुड़ी होती है, तुड़ी बोलते हैं अपन लोग, वो होता है हम लोगों का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी के ऊपर हो, ऐसा भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे एक रिंग है, रिंग, कड़ा, चूड़ी, ये सब क्या है? रिंग है। इसका मास मैंने मान लिया m, ये इसका क्या है? सेंटर। तो अब जरा सोचो, यही इसका सेंटर ऑफ मास है। क्या कड़े का बीच में कहीं मास होता है? नहीं होता है, बीच में तो खाली होता है पूरा, लेकिन सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ है? बीच में। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वहां भी हो सकता है जहां पर वो बॉडी का मास हो ही ना, वहां पर भी मास लग सकता है। मैंने देखो इतना, जब मैंने पूरा एनाटॉमी पढ़ाया था, मैंने वर्क पावर एनर्जी पढ़ाई थी। हर क्वेश्चन में मैंने जितने क्वेश्चन किए थे सब में मैं mg हमेशा बीच से लेता था। कभी ऐसा हुआ मैंने mg यहाँ से लिया हो, या मैंने यहाँ से लिया हो, या मैंने बीच से ही क्यों लिया? क्योंकि अगर कोई एक ब्लॉक है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में। और वहीं से नीचे की ओर एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं? mg। हमेशा mg वहीं से लगता है। ठीक है, यही लगता है। तुम एक एग्जाम्पल और देखो, तुम कभी इस चीज़ को गौर नहीं किया होगा। तुम लोग क्या करो, एक तराजू पर खड़े हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पर खड़े हो गए, और इलेक्ट्रिक पे खड़े होने के बाद पहले तुम दोनों पैरों से खड़े होना, फिर तुम एक पैर से खड़े होना, ठीक है, फिर तुम ऐसे बन जाना, गरुड़ बन जाना, ठीक है, चाहे तुम ऐसे ज़्यादा झुक जाना चाहे कम झुक जाना, उसका वेट चेंज नहीं होगा, जो वेट है वही वेट, चाहे तुम बैठ जाना तब भी वेट वही रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, तुम एक चीज़ देखो, कभी भी तुम सरिया की दुकान देखी होगी, सरिया की दुकान, ठीक है, जब कभी भी सरिया तुलती है, ठीक, कुछ लोग तो सरिया, अब तो खैर ट्रैली खड़ी करी, ट्रैली में सरिया है, पूरे के पूरा धर्म कांटे पर तुल गई, ठीक है, लेकिन अगर तुम कभी 10 किलो सरिया लेने जाओ तो धर्म कांटा थोड़ी ना ले जाओगे, उनके ही तराजू होते, ठीक है, उनका ऐसे तराजू है और ऐसे करके भी निकले हुए होते हैं दो, उस पर सरिया रख देते हैं। तो सोचो अगर ऐसे उनके ये निकले हुए हैं और उन्होंने ऐसे लंबी लंबी सरिया रख दी, तो इसका मतलब तो ये है इधर का वेट तोला ही नहीं, इतना ही वेट तोलेगा, तो उन्हें घाटा नहीं हो जाएगा, उन्हें क्या हो जाएगा? घाटा। ऐसा नहीं होता, क्यों? वो हमेशा कहीं भी तोलने वाला देखना, तो जो बीच का पॉइंट होगा सरिये का बीच का पॉइंट, वो इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी बॉडी का मास हमेशा सेंटर ऑफ मास पर रहता है, और सेंटर ऑफ मास बॉडी के हमेशा कहाँ होता है? नीचे की ओर वेट लगाएगा, ठीक है। हाँ, वो उनकी सफाई होती है, हाँ, वो उनके हाथ की सफाई। अब देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास हमने क्या सीखा? वह पॉइंट होता है जिस पर किसी बॉडी का टोटल मास एक्ट करता है। दूसरी चीज हमने सीखी कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो जरूरी नहीं हो कि वो बॉडी के वहां उस पॉइंट पर हो जिस पॉइंट पर उस बॉडी का मास हो, ऐसा भी हो सकता है जहां मास नहीं है वहां पर भी सेंटर ऑफ मास है। दूसरी चीज मैंने कहा पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ टू पार्टिकल, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया, तुम्हें पता है एक अक्ष मैंने x मान लिया और एक क्या मान लिया, एक बिंदु कोई मैंने m1 मान लिया और एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r2, ठीक है, r2, ठीक। मैंने तुमसे कहा एक मास ये है, एक मास ये है, इन दोनों को मिला के सेंटर ऑफ मास, इन दोनों को मिला, तो इन दोनों को मिला के सेंटर ऑफ मास देखोगे तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होता है RCM बराबर m1 की ओरिजिन से डिस्टेंस r1, दूसरा मास m2 इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस, पहली चीज। दूसरी चीज मौर्य जी बताओ, कहीं पर भी अगर ये लिखा हुआ है
2,3 क्या लिखा हुआ है 2,3। बताओ इसमें 2,3 को मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 2,3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? किसी पॉइंट पे तो ये पोजीशन ही तो दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? पोजीशन। तो कैसे दिखा रहा है? ये होता है हमेशा, याद रखो, एक्स, ये हमेशा और एक है नहीं, अगर होता तो जेड। एक है नहीं, अगर होता तो क्या होता? सर जी एक्स क्या है? 2, तो 1 और 1 हो गया। वाई कितना है? 3, 1 2 हो गया। इसके सीधे एक लंब डालो, इस पर भी एक लंब डालो, जहां ये मिले वो बिंदु क्या कहलाएगा? 2, सही है। वो बिंदु क्या कहलाएगा? 2,2। ठीक है। अब मैं तुमसे इसमें पूछता -2,3 ये बिंदु कहाँ होगा? तो सर जी x क्या है? ये x और ये x क्या है? -2। तुम्हें पता है इधर प्लस होता है तो और इधर तो ये -1 और ये -2। y क्या है? +3, तो 1 2 3, तो इस पर लंब डाल दिया, इस पर लंब डाल दिया, जहां मिला -2, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स था। अब देखो जरा, अगर मैं अब बोला आपसे, अब जरा सोचना, अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं सर ये जो मास है, ये मास जिस पोजीशन पर है वो है x1, y1, ठीक है। कोई ना कोई पोजीशन तो है। इस मास की जो पोजीशन है वो मैंने मानी x2, y, ठीक है, ये पोजीशन। अब मैंने ये दूरी नहीं दी है, r1 r2, मैंने तुम्हें x1 y1 x2। अब फार्मूला क्या होगा? RCM। तो अब RCM की जगह लगाओगे तुम XCM। XCM में क्या? इसका मास m1, ये डिस्टेंस x1, दूसरा मास m2, उसकी डिस्टेंस अपॉन टोटल मास m1 प्लस। ऐसे ही अगर तुम YCM निकालोगे, YCM m1 अपॉन m1 प्लस, ये XCM के लिए आ जाएगा और ये YCM और ये R के लिए आ जाएगा। अब सर देखो दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन को सर हम ये कब लगाएं, ये कब लगाएं, ये कब लगाएं, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये आती है। ठीक है कि सर ये फार्मूला ये लगाएंगे कब? तो ऐसे होता है, लोग करता है कब लगेंगे। ठीक है, हम आप लोगों का जब टेस्ट हुआ था ये ऐसे ही बैठाते थे जैसे अभी बैठे हो। एक पे कितने? एक पे 3 लोग। अच्छा, और जो बच्चे बच गए थे दूसरे लोग नहीं। ये टेस्ट गलत लेते हैं, ऐसे लेने चाहिए। ये SSC वालों का भी उसी में, UPSC वालों का भी उसी में, और सेम है। तो एक तरफ लीड बैठा है, एक तरफ UPSC बैठा है।
पता ही नहीं होगा यूपीएससी वाले को क्या आ रहा है, नीट वालों को भी नहीं पता यूपीएससी में क्या आ रहा है। बताओ। हमारे कॉलेज में मिड सेमेस्टर एग्जाम होते थे, तो मिड सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा होता था, जैसे पहले उन्होंने सिविल का बैठा दिया, फिर मैकेनिकल का बैठा दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का बैठा दिया, फिर दूसरी ब्रांच बैठा दी, ऐसे। और अगर क्लासरूम में 50 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 50 में कम से कम 20 लोग तो ये होते थे देखने वाले, नकल तो कोई नहीं कर रहा। ये हालत, एक काप तुम्हारे सर पर हमेशा खड़ा रहता, किसी को कुछ देख तो नहीं रहे। अब बताओ, तुम्हारा ब्रांच वाला बैठा है 100 कोस दूर, उसकी तुम्हें शकल तक ढंग से नहीं दिखेगी, अगर चश्मा उतार दिया जाए तो उससे क्या ही पूछोगे ये। और उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए होते, उससे भी एक जगह नजर रखता था कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसके बावजूद अगर किसी को, जैसे मान लो किसी को बाथरूम जाना है तो उसके भी साथ में एक जाता था और पीछे ऐसे खड़ा हो जाता था ना कतई। बोर्ड के पेपरों में इतनी सकती हो गया। ठीक है सर, देखो ये बच्चों, सर ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा? देखो क्वेश्चन समझो पहले बेटा, अगर तुम्हें मास दिया है, मान लो m1 और m2, कोई मास दिया है, मान लो ये दिया है 2 किलोग्राम और एक दिया है, ठीक है, मास दे दिए। अगर तुम्हें देखना, अगर तुम्हें ऐसे दिया है R1 2i + 3j, R2 5i - j, ठीक है। अगर ऐसे दिया है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? m1 r1 m2 r2 अपॉन m1 प्लस, सही है। लेकिन यदि तुम्हें मास ऐसे दिए हैं, मास दिए हैं और तुम्हें पोजीशन दी है r1 2,3 या r2 5,6 ऐसे दी है, अगर तुम्हें पोजीशन ऐसे दी है, ऐसे पॉइंट करके, तो देखना बेटा, इसे कहेंगे x1 और इसे कहेंगे और इसे कहेंगे x2, इसे कहेंगे, तब हम फार्मूला ये लगाएंगे, सही है। देखो तो ये फार्मूला कब लगेंगे? जब हमें कोई चीज ऐसे दी होगी 2,3 5,6 स्टेप्स, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अगर तुम्हें ऐसे दिया है R1 ये दिया है, R2 ये दिया है, तब फार्मूला ये लगेगा m1 r1 + m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? तब ऐसे लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखो पोजीशन ऑफ सेंटर। देखो बेटा, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हो, अभी मैंने सिर्फ 2 पार्टिकल्स की बात करी थी, सिर्फ 2 पार्टिकल्स की। अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो RCM तुम्हारा क्या हो जाएगा? m1 r1 m2 ऐसे चलता रहेगा, mn rn अपॉन सारे मासेस को जोड़ दो, सारे मासेस को जोड़ दो, ये होगा, सही है। सर ये कैसे? ये x है और ये क्या है? यहाँ पर एक मास m1, एक मास m2, एक मास m3, एक मास, ये डिस्टेंस, इसे R3, ऐसे इसे क्या मान लिया? Rn, क्या मान लिया? तो इन सब का मिला के जो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ये, ठीक है। अब मान लो सर यहाँ पर तुम्हें एक बिंदु दिया हो x1, y1, यहाँ दिया हो x2, ऐसे तुम्हें दे रखे हो, तब XCM का फार्मूला होगा m1 x1 m2 x2, ऐसे चलते रहो, mn xn अपॉन
सारे मासेस को जोड़ो। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ बाई CM हो जाएगा, M1/1, M2/2, Mn/n, सारे मासेस को जोड़ दो। ऐसे ही अगर मान लो जेड भी होता है इसमें, Mn/z, सारे मासेस को जोड़ दो। ठीक है, ये उतारो तो क्वेश्चन करें, ये उतारो तो क्वेश्चन करें। Position of center of mass of a system of large number of particles. बता दिया। बता लिया। बता लिया। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन तुमसे कोई पूछ लिया जाए, या सोचो कि मान लो तो सरल पूछिए, एक मास ये है 1 किलोग्राम का, यहाँ है 2 किलोग्राम का, यहाँ है 3 किलोग्राम और यहाँ है 4 किलोग्राम। तुमसे कहा गया ये बिंदु ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, मूल बिंदु मतलब 0, और इसकी जो लंबाई है वो मान लो 1 मीटर, ये एक वर्ग है, स्क्वायर, ठीक है, एक वर्ग है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। एक मास 1 केजी, दूसरा 2 केजी, तीसरा 3 केजी, चौथा। तुमसे इसका अगर सेंटर ऑफ मास पूछा गया कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो, तो सबसे पहले देखो तुम्हें मास पता है, तुमने M1 क्या मान लिया 1 किलोग्राम, M2 क्या मान लिया 2 किलोग्राम, M3 मान लिया 3 किलोग्राम, M4 मान लिया, मैंने कहा ठीक है ये मान लिया, तो इसे M1, M2, M3। अब सबसे पहले इनकी पोजीशन ज्ञात कर लो, पोजीशन क्या हो। जैसे सर ये मूल बिंदु पर रखा है, मूल बिंदु पर रखा है, मूल बिंदु का मतलब ये कहाँ रखा है 0, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन सी एक्सिस है सर, और एक्स अक्ष पर बाई हमेशा 0 होता है, एक्स अक्ष पर बाई हमेशा 0 और बाई अक्ष पर एक्स हमेशा 0। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर रहूँ, यहाँ से अगर लंब डालूं बाई पर, तो ये कितने पर काटेगा बाई को 0 पर, क्योंकि देखो ऊपरी तो होगा 1 2 3 4 5 6,
ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? और इस पर x तो 1 है लेकिन y क्या है? सही है। तो जो M2 की पोजीशन है वो हो गई 1, अब मैं इसकी आऊं, सर ये बिंदु क्या होगा? तो मैंने कहा था कोई बिंदु ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से लंब डाल दो, x पर लंब डाले, x पर लंब डाले तो ये x को कितने पर काट रहा है? ये दूरी कितनी है? 1। कितनी है? 1। अब यहाँ से y पर लंब डाल दो, अगर y पर लंब डाला तो ये y को भी कितने पर काट रहा है? क्योंकि बेटा ये वर्ग है, ये क्या है? तो ये भी 1 होगा तो ये भी क्या होगा? 1। तो y को भी कितने पर काट रहा है? 1 पर। तो ये बिंदु हो गया 1, सर ये है मेरा 4 किलोग्राम। अब देखो इस पर क्या जीरो होता है? x जीरो। और ये y अक्ष है, क्या है ये? y अक्ष। y अक्ष पर मेरा जीरो हो गया x। और यहाँ से लेके यहाँ तक y की लंबाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर। तो ये हो गया 1। सही है। दोबारा कोऑर्डिनेट्स देखो, ये 0, 0 था। तुम कुछ मत करो, सीधे लंबा डालना जानो बस, बाकी दुनियादारी खत्म करो। ठीक है, लंबा डालो। मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैंने इस बिंदु से मैंने x पर लंब डाला, इस पर डाला तो मैं खुद x पे तो हूँ ही, तो मूल बिंदु से x पर कितनी दूरी पर हूँ? 1 मीटर। तो मैंने 1 लिख दिया। मैंने यहाँ से लंब डाला y पर, y अक्ष तो मेरा ये है, यहाँ से y पर लंब डाला तो y को कितने पर काट रहा है? 0 पर। अरे यहाँ 0 है तो ये क्या हो गया? 1, मैं यहाँ पहुँच गया। मैंने यहाँ से x पर लंब डाला तो ये x को कितने पर काट रहा है? 1 पर। मैंने यहाँ से y पर लंब डाला तो y को भी कितने पर काट रहा है? 1 पर। अब मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ से मैंने x पर लंब डाला तो ये x को कितने पर काट रहा है? अरे ये बिंदु तो 0 है, ये बिंदु क्या है? 0। तो ये काट रहा है सर 0 पर। तो मैंने पहला बिंदु क्या ले लिया यहाँ पर? 0। सर ये मैं खुद y पर तो हूँ ही, तो y पर कितनी दूरी पर हूँ मूल बिंदु से? 1। तो 1, 10। अब कुछ नहीं सर, इसे 1 था तो ये x1 y, ये 2 था x2, ये 3 था, ये 4 था x4, हो गया? हो गया। उसके बाद में XCM का फार्मूला लगाओ। XCM देखो, XCM क्या होता था? M1 x1। M1 कितना है? 1 और x1 कितना है? 0। तो 1 गुणा प्लस M2 x2। M2 कितना है? 2। x2 1। तो 2 गुणा, ऐसे ही M3 3, ये 1 प्लस M4 4 और x4 कितना है? 0। नीचे सब मासेस जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10। ऊपर कितना आया सर? ये भी 0, ये भी 0, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5/10। आंसर कितना आया? 1/2। कितना आया? अब मैं क्या निकालूं यहाँ पर? YCM में क्या होगा सर? M1 Y1। तो M1 कितना है? 1। Y1 कितना है? 0। तो ये हो गया 1 गुणा 0 प्लस M2 कितना है? 2। Y2 कितना है? 0। Y2 कितना है? प्लस M3 कितना है बच्चों? 3। Y3 कितना है? 1। M4 कितना है? 4। Y4 कितना है? सारे मासेस जोड़ दो। तो देखो 3 एकम 3, ये आएगा 7/10। ठीक है। तो जो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास आए वो आया 1,2, 7, ये तुम्हारे सेंटर ऑफ मास आए। ये मैंने एक क्वेश्चन कराया, पढ़ो इसके आगे पढ़ते।
विथ रेलेवेंट है ना। लिया कल के आज किसके फार्मूला सुनते आओ पढ़ के आओगे तुम? NLM और WP वर्क पावर, ठीक है? मैं सुनता रहूँगा, तुम सुनाते रहना, ठीक है? याद हो जाएंगे धीरे धीरे आप लोग। आज अगर मैंने मैसेज किया तो मैं बता दूंगा कितने टाइम क्लास में ले पाया तो हो गया। देखो सर, अभी जो मैं मास सेंटर ऑफ मास निकाल रहा था, मैं उस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकाल रहा था जहां पर मुझे एक मास पता था। जैसे मैंने कहा एक मास ये, एक मास ये, एक मास ये, एक मास ये, 3 मास हैं, 1, 2 और 1, 3, ठीक है? ऐसे मासेस में तो उनका मैं सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगा रहा था, RCM बराबर M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, ये लगा रहा था, ठीक है? या XCM और YCM। लेकिन अगर मैंने कहा मेरे पास कोई एक कंटिन्यूअस बॉडी हो, अब कंटिन्यूअस बॉडी क्या क्या हो सकती है? जैसे मैंने तुमसे कहा ये मेरे पास कोई सॉलिड कोन है, ठीक है? ये भी कंटिन्यूअस बॉडी है। मैंने कहा मेरे पास एक सिलेंडर है, ये भी कंटिन्यूअस बॉडी है। मैंने कहा मेरे पास एक स्ट्रिक है, ठीक है? कोई छड़ है, ये भी कंटिन्यूअस बॉडी है। अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी होगी, तुम्हें पता है कंटिन्यूअस बॉडी में तुम जितने ऊपर जाओगे मास डेंसिटी बदल भी सकती है और सेम भी हो सकती है। मास डेंसिटी बदल भी सकती है और सेम भी हो सकती है, ठीक है? जैसे मान लो कि तुमने एक खोखला कोई पेन लिया, उस खोखले पेन में आधे में तुमने भरी रुई, फिर रुई के बाद में भरने लगे उसमें पानी, नहीं पर तो मिल जाएगा। रुई के बाद भर दी रेत के बाद भर दिया कंकड़ के बाद भर दिया लोहा, तो उसकी डेंसिटी वैरी हो रही है, डेंसिटी क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है सर, डेंसिटी किसी कंटिन्यूअस बॉडी की डेंसिटी चेंज हो। अगर ऐसा कोई कंडीशन होगी, उस कंडीशन पर जो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगेगा तो XCM बराबर लगेगा इंटीग्रेशन XDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ऐसे ही YCM इंटीग्रेशन ऑफ YDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ऐसे ही ZCM इंटीग्रेशन ऑफ ZDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ किसी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए तब ये फार्मूला होगा, सही है? अब सर ये इंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है? किसी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए ये फार्मूला, XCM के लिए ये, YCM के लिए ये, ZCM के लिए। ध्यान रखना, अगर इंटीग्रेशन सिर्फ M का है
इंटीग्रेशन सिर्फ m का, तो dm का मतलब हो गया टोटल मास उस बॉडी का, टोटल मास उस बॉडी का। तुम लिखना चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x dm अपॉन टोटल मास m बाई dm अपॉन टोटल मास m, z dm अपॉन टोटल मास। ठीक है, इसके बराबर में लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, एक क्वेश्चन कराऊंगा, सब पल्ले पड़ जाएगा आपके। ठीक है, इसके बाद अपने क्वेश्चन बताओ ना। तुम लोगों को पता है डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। बता लिया? अब देखो बस ये क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बात जरा समझो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कहा क्या है। इस क्वेश्चन में कहा गया है तुम्हें डेंसिटी दी है लीनियर। बेटा डेंसिटी तीन प्रकार की होती है। एक होती है लीनियर डेंसिटी जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, एक होती है एरियल वेलोसिटी जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एक होती है वॉल्यूम डेंसिटी जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। लैम्डा होता है मास अपॉन लेंथ, ये होता है मास अपॉन एरिया, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तीन प्रकार की डेंसिटी है हमारी। चलो ठीक है, अब देखो सर तुम्हें एक थिन रॉड है, ये मैंने कोई एक रॉड माना, इस रॉड की लंबाई इधर मैंने 0 माना तो यहाँ तक क्या है 1 मीटर। देखो रॉड की लंबाई कितनी है 1 मीटर। इसकी जो डेंसिटी तुम मुझको दी है वो दी है 1 प्लस। अब देखो बेटा अगर ये x धीरे धीरे इसकी जब लंबाई बढ़ रही है, x बढ़ रही है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो रही है चेंज। जब x 0 है तो डेंसिटी है 1 है। जब x की वैल्यू 0.5 हो गई तो x की जगह जब 0.5 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितनी हो गई इसकी डेंसिटी, यानी कि इसकी डेंसिटी लेंथ के साथ में वैरी कर रही है। जैसे मैंने अभी बताया था लेंथ के साथ में इसकी डेंसिटी क्या कर रही है वैरी कर रही है, यानी कि चेंज हो रही है। तुमसे कहा गया है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो अभी तुम बोले सर सेंटर ऑफ मास x cm। सर इसमें बाई cm क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ सिर्फ x में है। किसमें है सिर्फ x में, ठीक है। और ये बेटा ये 1D है तभी तो लीनियर डेंसिटी कहा है, 2D होती तो एरियल होती, 3D होती तो वॉल्यूम होती, ठीक है। सर x cm का फार्मूला अभी आप लिखवाए x dm अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ dm, वो इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही तो लिखवाए। तो मुझे बताओ सर मास बराबर होता है, मास बराबर देखो अभी मैं लिखवाया था डेंसिटी बराबर मास अपॉन लेंथ, यही तो होता है। तो बच्चों मास बराबर क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू ये हो गया। dm का मतलब होता है छोटा सा मास, dm का मतलब क्या हो गया, अगर छोटा सा मास तो ये लेंथ भी तो छोटी सी होगी, लेंथ भी क्या हो छोटी सी। तो अगर मैं यहाँ dm करूंगा लैम्डा तो ऐसे ही रहेगा, जो लेंथ जो यहाँ पर dl की जगह मैंने l की जगह मैंने क्या कर दिया dx, सही है। खुद सोचो सर अगर छोटा सा मास होगा, छोटा सा मास dm, अगर मैं छोटा सा मास मैंने कहा इसका मास छोटा सा है जो कितना है dm, ठीक है, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी छोटी सी होगी, तो dm बराबर लैम्डा इंटू dx। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ सर जी,
x ऐसे ही dm की जगह लैम्डा इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है 1 + 2x इंटू dx। तो यहां पर रखा dm की जगह 1 + 2x इंटू, और नीचे भी dm की जगह रखा 1 + 2x इंटू। अब देखो इंटीग्रेशन, लेंथ कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, पहले जो बच्चों देख लो इंटीग्रेशन कैसे होगा। कुछ मत करो, पहले x के अंदर गुणा करो, पहले इसे गुणा करो। गुणा करोगे x एकम x, 2 की x से करो 2x, नीचे तो ऐसे ही रहेगा 1 + 2x, और यहाँ भी dx और यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा दो 0 से 1, 0 से 1, ठीक है 0 से 1, 0 से 1। तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है यहाँ से इसे काट दूं, आना मत, इंटीग्रेशन है, ठीक है। हाँ उधर यहाँ से dx खत्म, x बचा। अब देखो बच्चों ये आ गया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, मान लो d है ही नहीं, अगर d नहीं है तो x की x से करी, जितना ऊपर उतना नीचे। अब देखो 2x² की जब x से करोगे 3, और जितना ऊपर घात उतना कहां से कहां तक है, 0 से लेके ऐसे ही नीचे। देखो मान लो d है ही नहीं, x की 1 से x एकम, फिर यहाँ पर देखो 2x की, तो जितना ऊपर उतना 0 से लेके, सही है 0 से लेके 1 तक, सही है। भाई सॉल्व कर लोगे, कल नहीं तो कल बता देंगे, ठीक है। क्या करोगे, पहले इसमें 1 डालोगे, फिर इसमें क्या डालोगे 0, ऐसे ही नीचे भी ऊपर 1, फिर बाद में क्या डालोगे 0 डालोगे, ठीक है। 7/12 7/12